नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आगे बढ़ते हुए आज सुनते हैं सुश्री गौरव पंत शिवानी जी द्वारा रचित एक लघु उपन्यास कृष्णवेणी का दूसरा अध्याय। माधु का दुखद भविष्य उसने ठीक ही देखा था। आश्रम का सबसे शांत मेधावी छात्र माधु, जो अपनी कुशल तैराकी से पोखर की मछलियों को भी पछाड़ देता था, एक दिन न जाने किस भंवर में फंसकर व्यर्थ चीखता ही रह गया, बचाओ बचाओ। लोगों ने सोचा बन रहा है, मजाक कर रहा है। तैराकी सिखाने वाला या पूरे आश्रम का कोच भला डूब सकता है? किंतु उसकी मौत क्या किसी के बचाने पर भी टल सकती थी? स्वयं वेणी के शब्दों में उसे अपनी इस दिव्य शक्ति की प्रथम अभिज्ञता हुई थी जब वह 8 वर्ष की थी। समृद्ध माता पिता की वह इकलौती संतान उन्हें और भी प्रिय थी, क्योंकि उसके जन्म से पूर्व वे 3 पुत्र खो चुके थे। वह एक कार में स्कूल जाती, दूसरी में लौटती। घर के ताबेदार नौकरों की पूरी टुकड़ी उसे हाथों ही हाथों में लिए फिरती। एक जूते पर पॉलिश करता, दूसरा फीता बांधता। एक आया चोटी बांधती, दूसरी यूनिफॉर्म लिए खड़ी रहती। पिता रेस के पीछे दीवाने थे। इसी से उनका एक निजी अस्तबल था, जहां के घोड़ों की ख्याति पूरे भारत में थी। घोड़ों को समझने के लिए स्वयं अपना निजी अस्तबल होना उतना ही जरूरी है जितना अच्छे साहित्य की जानकारी के लिए अपनी निजी एक अच्छी लाइब्रेरी, वे कहा करते थे। रेस के किसी भी घोड़े के कान, पैर और पूंछ देखते ही वे जान जाते थे कि किस घोड़े पर स्टेक लगाना हितकर होगा। किंतु फिर धीरे धीरे कृष्णवेणी ही उनकी वह दिव्य दृष्टि बन गई। हाँ, तो जब वह 8 वर्ष की थी तब ही अचानक उसकी ननिहाल से पत्र आया। उसके मंझले मामा बीमार हैं, कलकत्ता में ही ऑपरेशन होगा। किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, सामान्य अपेंडिक्स निकाला जाएगा। वेणी को अपने इस मामा से बहुत लगाव था। जब भी कलकत्ता से आते उसके लिए बक्सा भर पुस्तकें अवश्य लाते, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी भांजी किताबों के पीछे दीवानी है। उसके वे ऊंचे सुदर्शन मामा बंदूक चलाने से लेकर वीणा वादन तक में समान रूप से पारंगत थे। एक अपेंडिक्स ऑपरेशन उस बुलंद इमारत की दीवार का सामान्य पलस्तर भी नहीं गिरा सकता। यही सोच उन्हें एक तार भेज दिया गया कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करो। किंतु 8 वर्ष की वेणी आधी रात को अचानक जग गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ माँ, मामा को ले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, नानी रो रही है, मामी बेहोश हो गई है, मामा का मुंह सफेद चादर से ढांप दिया है। वेणी वेणी बेटी, सपना देखा है तूने? मामा एकदम ठीक है। नहीं माँ, मैंने सपना नहीं देखा, मैं सोई नहीं थी, खाली आंखें बंद कर मामा के ही बारे में सोच रही थी। अपनी 8 वर्ष की बेटी की वह तेजोमय मुख मुद्रा देख उसकी माँ कांप गई थी। आंखें लाल लाल लग रही थीं और कैसी स्थिर दृष्टि। मैं जाग रही थी, जो मैंने देखा वह सच है माँ। और उसने सचमुच ही ठीक देखा था। यही थी उसकी इस दिव्य दृष्टि की प्रथम अभिज्ञता। कलकत्ता से लौटकर उसकी माँ जब रात को उसके पिता को सब बता रही थी, तो वह नींद का बहाना बनाकर सब सुन रही थी। सुनते हो, जैसा इस लड़की ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ था। उसका चेहरा सफेद चादर से ढांप दिया गया था। माँ रो रही थी और भाभी बेहोश पड़ी थी। बेहोशी दी गई और वह होश में ही नहीं आया। जब वेणी उस दिन मुझे बता रही थी तो उसका चेहरा अजीब हो गया था। तुम तो घर पर नहीं थे। आंखें लाल और आवाज जैसे मीलों की दूरी से आ रही थी। मुझे लगा
यह मेरी कृष्णवेणी नहीं, कोई देवी है। माँ फिर रोने लगी थी। पागल मत बनो, उसके पिता ने कहा था। खबरदार, इस बात का कहीं बाहर जिक्र मत करना, अपनी माँ से भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि एक मूर्ख सपने के कारण हमारी बेटी तमाशा बन जाए, चेट्टियार की उस बेटी की तरह जिसके पूर्व जन्म की कहानी के कारण उसे बेटी से ही हाथ धोना पड़ा। कहती थी, मैं लुधियाना के किसी सरदार हरभजन सिंह की बीवी हूँ। लुधियाना का वह 50 वर्ष का सरदार अपनी 15 वर्ष की पत्नी को लेने यहाँ आ पहुंचा था। मैंने ही बाप बेटी को शरण देकर यहाँ छिपाया था और पुलिस की मदद से सरदार को वापस भेजा था। पर क्या हुआ? लड़की ऐसा साइकोलॉजिकल केस बन गई कि एक दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर बैठी। आश्चर्य है, वह सब देखकर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। कौन कहेगा तुम पढ़ी लिखी हो? पर यह तो पूर्व जन्म की बात नहीं है। तुम मानो ना मानो, ईश्वर का अंश है इसमें, माँ ने फुसफुसा कर कहा। तुमने टैगोर की वह कहानी पढ़ी है ना? तुम चाहती हो कि एक बात का तुक्का लग गया तो हम भी अपनी इकलौती बेटी को मार पीट कर देवी बना दे। और फिर ठीक इसी समय मुझे खांसी आ गई। माँ ने खींचकर मुझे छाती से लगा लिया। उनकी भीगी पलकों को मैं गाल से लगते ही जान गई कि वे रो रही हैं। शायद वह उसी दिन जान गई थी कि उनकी इकलौती बेटी धीरे धीरे उनसे बहुत दूर खिसकती जा रही है, बहुत दूर। इसके बाद उसके कठोर डैडी के आदेशानुसार उस अप्रीतिकर प्रसंग को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया। वह अपने शैशव की सहज स्वाभाविकता में फिर लौट आई। कुछ वर्षों तक सब उस दुस्वप्न को भूल बिसर गए। फिर एक दिन उसके डैडी ने खेल ही खेल में उससे खाने की मेज पर पूछ लिया, क्यों वेड़ी, कौन सा घोड़ा जीतेगा इस बार? सलीम, ब्लेज या सनी? इन्हीं तीनों घोड़ों को उनके सुदीर्घ अनुभव की कसौटी ने कसा था। सहसा कृष्णवेणी का चेहरा तमतमा गया, आंखें बंद हो गईं, नथुने कांपने लगे। उसकी माँ ने घबराकर थाली खिसका दी। डैडी ने चट से उठकर दरवाजा बंद कर दिया, कहीं कोई आ न जाए। यह क्या कर बैठे थे वे? फिर कृष्णवेणी ने धीरे धीरे आंखें खोली। चेहरा लाल से पीला पड़ा, सूख गए होठों पर स्वाभाविक स्मित उभर आया। ब्लैक प्रिंस, उसने हंसकर कहा। कहती क्या है लड़की? ब्लैक प्रिंस? एकदम नया घोड़ा, उस पर अनाड़ी सवार जॉकी डिसूजा, जिसे वे 2 बार वार्निंग भी दे चुके थे। पर फिर भी उन्होंने जुआ खेला था, महज उस कृष्णवेणी के कहने पर, जो तब हाई स्कूल की छात्रा थी। और सचमुच ब्लैक प्रिंस ही जीता। इसके बाद पुत्री की इस शक्ति ने उन्हें वैभव से ऐसा लादा कि वे अपनी ऊंची नौकरी को स्वेच्छा से त्याग जीवन भर रेस के घोड़ों के ही पीछे भागते रहे। कृष्णवेणी का रिश्ता उसके जन्म के तीसरे ही वर्ष लगभग स्थिर हो चुका था। उसके डैडी मम्मी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि उसके छोटे मामा से ही उसका विवाह होगा। यही उनके कुल की परंपरा थी। उनके बड़े मामा तथा मंझले मामा को उसकी सगी मौसेरी बहनें ब्याही थीं। छोटे मामा ने अभी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। यहाँ पढ़ाई पूरी करने पर वेणी की डैडी ही विदेश भेजेंगे, यह भी लगभग निश्चित था। वेणी को जब पता लगा तो वह भड़क गई। यह क्या बकवास है माँ? छोटे मामा के साथ मेरा विवाह कैसे हो सकता है? मैं नहीं करूंगी ऐसा विवाह। क्यों नहीं करेगी? सुनो जरा, यही हमारे वंश की रीति है, नानी ही सास बनती है। तब कान खोलकर सुन लो माँ, मेरी नानी मेरी सास कभी नहीं बनेगी। मैं आप लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूँ जो सगे रिश्तों में शादी कर मोरॉन्स पैदा करूं। जरा पूछू बेटी, तू क्या मोरॉन है? तेरी माँ भी तो कभी मेरी सगी भांजी थी। इस बार उसकी डैडी ने दलील दी। और नहीं तो क्या हूं मैं? इससे तो मोरॉन होती तो अच्छा था। फ्रीक हूं मैं, फ्रीक। याद है आपने मुझे एक बार उस विचित्र प्रिंस के बारे में बताया था, एडवर्ड मॉर्डिक, जो देखने में जितना सुंदर था
बुद्धि का भी वैसा ही सिकंदर। गाने में उसका कोई जोड़ नहीं, पर उसके सिर के पीछे एक और चेहरा जड़ दिया विधाता ने। 2 आंखें और मुंह। वह मुंह खा नहीं सकता था, पर हंसता था। आंखें सब कुछ देख सकती थी। वह कितने ही चिकित्सकों के पास गया कि उसे इस चेहरे से, उन अतिरिक्त आंखों की जोड़ी से मुक्ति दिलावे, भले ही उसके प्राण चले जाएं, पर कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में केवल 23 वर्ष की अवस्था में उसने आत्महत्या कर ली। शायद ऐसा ही अंत मेरा भी होगा। फिर वेणी से सकती रोती अपने कमरे में भाग गई थी। इसके बाद उसके विवाह का प्रसंग घर में कभी नहीं उठाया गया। केवल एक बार माँ ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा था, वेणी बेटी, तू तो चाहने पर सब कुछ देख लेती है। देखना रघुत्तम विदेश कब तक जाएगा। कृष्णवेणी समझ गई थी कि माँ बड़ी चालाकी से उसे क्या दिखाना चाह रही थी। विदेश में रघुत्तम की ख्याति, उसकी संभावित समृद्धि की झलक शायद उससे विवाह न करने के निर्णय से उसे डिगा दे। और एक दिन उसने आंखें बंद कर एकाग्रता से उसका भविष्य देखने की चेष्टा की। अपने उस छोटे मामा की, जिनकी गंभीर दार्शनिक किसी आंखों में उसे भावी बद्ध उन्माद की स्पष्ट रेखाएं कई बार दिख चुकी थीं। उसका अनुमान ठीक था। देखा वेणी, एक दिन माँ ने उसे एकांत में खींचकर पूछा। हाँ माँ, वह ऐसे बोलती जा रही थी जैसे आंखों के सामने मामा के भविष्य की तस्वीरें तिरती जा रही हों। बड़े बड़े लोहे के सींचे पकड़े छोटे मामा खड़े हैं। उनका निचला बदन एकदम नंगा है। लुंगी को उन्होंने सिर पर लपेटा है। दाढ़ी बड़ी है। खी खी कर हंस रहे हैं मामा। उन्हीं के जैसे वहां और भी बहुत हैं। कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई नंगा घूम रहा है। बस कर, बस कर। माँ ने कानों पर उंगलियां रख ली तो वेणी हंसने लगी थी। मैं जानती हूँ ये सब तेरी बनाई बातें हैं। तू उससे शादी नहीं करना चाहती इसी से। ठीक ही कहते थे डैडी। ऐसी बातें क्या कभी संभव हो सकती हैं? तब माँ डैडी घोड़ों की बाजी मुझसे पूछे बिना क्यों नहीं लगाते? वह जानबूझकर ही माँ को छेड़ने लगी थी। वह जान गई थी कि उसकी भोली माँ बहुत पहले कहे गए डैडी के उन शब्दों को केवल अपने सहमे चित्त को आश्वस्त करने के लिए ही दोहरा रही थी। वे जान गई थी कि जो वेणी कहती है वह कभी झूठ नहीं हो सकता। यही हुआ। दूसरे ही वर्ष छोटे मामा की ऐसी अवस्था हो गई कि उन्हें घर में मोटी मोटी रस्सियों में बांधकर रखना भी असंभव हो उठा। रांची के पागल खाने से जब उन्हें देखकर लौटी तो वेणी से कहने लगी, तूने ठीक ही देखा था वेणी, लोहे के सींचे पकड़े ही खड़ा था भागा। निचला बदन नंगा था, सिर पर लुंगी लपेटकर खी खी करता हंस रहा था। उसी के जैसे वहां कितने ही थे। कोई हंस रहा था, कोई गा रहा था और कोई नंगा घूम रहा था। इसके बाद वेणी की ही जिद से उसे शांति निकेतन भेज दिया गया। वहां पहुंचने पर 15 ही दिनों में उसने अपने अद्भुत व्यक्तित्व का सिक्का जमा दिया था। गुरुजनों का कहना था, ऐसी अद्भुत प्रतिभाशालिनी छात्रा वहां आज तक कभी नहीं आई। छात्राएं उसके तेज से सहम गईं। छात्र मधुलोलुप भौरे से उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। वह जहां भी जाती प्रशंसकों की एक लंबी कतार उसके पीछे होती। कोई उससे नोट्स मांगता, कोई उससे वाद विवाद में सहायता मांगने के लिए घुटने टेकता। लड़कियां उसके ब्लाउजों की दुस्साहसिकता देखकर स्तब्ध थीं। उधर कुछ कला पारखी गुरुजनों की दृष्टि भी उसके महाऔदार्य से प्रदर्शित अंग सौष्ठव पर निबद्ध होने लगी थी। मुझे तो लगता है नाभि दर्शना साड़ी पहनने वाली वह इस युग की आदि किशोरी थी। देखते ही देखते वह पूरे आश्रम की निरंकुश साम्राज्ञी बन गई, किंतु उसकी तटस्थता किसी को भी बहुत निकट आने की अनुमति नहीं देती थी। एक मेरा ही भाग्य न जाने कैसे चेता था। वयस में, कक्षा में वह मुझसे बहुत आगे थी,
फिर भी मैं उसके लिए जैसे सगी छोटी बहन थी और मेरे लिए वह साक्षात अष्टभुजा। मुझसे वह यदि आग में भी कूदने को कहती तो मैं शायद निसंशय होकर कूद सकती थी। उसके उठने बैठने पढ़ने में अपना एक अलग ही खटका था। कोई भी व्याख्या हो, गद्य या पद्य, वह चुटकियों में लिखकर थमा देती। कैसा ही जटिल प्रश्न क्यों ना हो, उसके लिए पानी बन जाता। मेरे लिए तो वह एक ऐसा चलता फिरता विशद शब्दकोश थी जिसे खोलकर संसार की किसी भी भाषा का शब्द खोजा जा सकता था। पेणी, मैंने एक दिन कहा, कहते हैं वायरन का दिमाग तोले जाने पर निकला था 5 पाउंड। आज तक का संसार का सबसे भारी दिमाग 13 तौलने पर जरूर 10 पाउंड निकलेगा। ला, ले आ कुल्हाड़ी और निकाल कर तोल डाल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने हंसकर कहा था। साड़ियां ऐसी पहनती थी और ऐसे कि आंखें लार टपकाने लगती। एक ही साड़ी पहनकर दिन भर घूमेगी, उसी में सो जाएगी, फिर भी लगता अभी नई तह खोलकर पहनी है। एक दिन बिना बाह का ब्लाउज पहने ही बाहर निकल आई। किसी नाटक के लिए भीड़ जमी थी। मैंने उसे उस ब्लाउज में देखा तो उसकी ओर तेजी से बढ़ी। वेणी, आंचल से ब्लाउज ढांक लो, यहाँ ऐसे ब्लाउज नहीं पहने जाते। यह बंदिश उनके लिए होगी जो ऐसी आपत्ति के लिए गुंजाइश छोड़ने की मूर्खता करती है। मैं ऐसी मूर्ख नहीं हूं, उसने जोर से कहा। तत्काल अपनी नग्न रोमहीन बांह ऊपर उठा दी और हंसने लगी। निश्चय ही आसपास खड़े लोगों ने उसकी सशक्त निर्लज्ज दलील सुन ली थी, क्योंकि मैंने देखा मुंह फेर कर 2-3 छात्र हंस रहे हैं। मेरा चेहरा लज्जा से लाल पड़ गया और मैंने भी मुंह फेर लिया तो वह फिर कहने लगी, पता नहीं यह फॉल्स मॉडेस्टी तुम लोगों के यहाँ क्यों है। मैं क्या झूठ कह रही हूँ? सुंदर सुरुचि से पहना गया कोई भी कपड़ा लोगों को बुरा नहीं लग सकता, भले ही आधा शरीर उधड़ा रहे, बशर्ते प्रदर्शित वस्तु भी उतनी ही सुंदर हो, उतनी ही दर्शनीय। मैं तो यही जानती हूँ कि भारत में स्लीवलेस पहनने की अधिकारिणी हम 2 ही हैं, विजय लक्ष्मी पंडित और मैं। सचमुच उसकी दीर्घ बाहों का गठन त्रुटिहीन था। ऐसी लंबी और ऐसी सुडौल बाहें जिन्हें जितना ही अधिक अनावृत किया जाए उतनी ही अधिक मनोहारी। एक बात और थी, वेणी जब भी कोई ऐसी दरपोक्ति से मुझे चौंकाती, वह अहंकारपूर्ण आत्मश्लाघा न लग महज उसका परिचय ही लगने लगती। मैं तो सोचती हूँ अहंकार का पुट तब किसी के कथन में या लेखन में रेंग आता है जब उसमें वह वास्तविक महत्ता ना हो जिसकी वह घोषणा करता है। यदि किसी में कोई स्पृहणीय गुण है तो उस गुणी के मुंह से उस गुण के अस्तित्व की निर्दोष चर्चा उसके अस्तित्व को अलंकृत ही करती है, विकृत नहीं। वस्त्र चयन में ही नहीं, पुस्तक चयन में भी उसकी रुचि बेजोड़ थी। आज जब मेरी लेखनी अविराम गति से यह सब लिखती जा रही है तो मैं उसका असीम कृतज्ञता पूर्वक स्मरण कर रही हूँ, जिसने ही इस लेखनी को इतनी सहज गति दी है। उसी ने मुझे उंगली पकड़कर साहित्य के सुरम्य नंदन कानन में पहुंचाया था। टॉलस्टॉय, बाल्ज़क, हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टिन, एमिली ब्रॉन्ते, फ्लॉबेर, दांतोस्की, एक एक से उसी ने मुझे मिलाया था। इसे पढ़, वॉर एंड पीस, पेरे, टॉम जोन्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मदाम बॉवरी, द ब्रदर्स कारामाज़ोव और मेरी वर्षगांठ पर दी गई उसकी अंतिम भेंट, नीले कवर की मोटी सी पुस्तक, जेम्स जॉयस की यूलिसिस। सुन, इसे उस स्पिंस्टर से छिपा कर पढ़ना, उसने हमारी वार्डन का नाम लेकर कहा था। यहाँ देख लिया तो तुझे और मुझे दोनों को कच्चा चबा जाएगी। वैसे छिप छिप कर इसे जरूर पढ़ चुकी होगी बुढ़िया। है तो खूसट, महाबदमिजाज, पर किताबों की पसंद ऊंची है। कैसनोवा के मेयोयर्स पट्टी की अलमारी में खुद मैंने देखे हैं।
वह फिर होठों पर ऐसे जीभ फेरने लगी थी जैसे किसी ऊंची डाल पर पका रसीला आम देख लिया हो। जहां आश्रम के अनेकानेक छात्र इस रोबीली लावण्य प्रतिमा के दासानुदास बनने को तरस रहे थे, वहीं इन सब से दूर छिटक अपने ही गांधीर्य की लक्ष्मण रेखा में घिरा अलग बैठा था केरल का छात्र भास्करन। देखने में, स्वभाव में, चाल ढाल में, सिर से पैर तक पूरा कलाकार। वही उदासीनता, शून्य में खोई दृष्टि, पटी चप्पलें, रंग उड़ा कुर्ता जिसकी एक बांह या जेब की सीवन हमेशा उधड़ी रहती, कंधे पर लटका शांति निकेतनी झोला और आंखों में मोटे लेंस का चश्मा। क्यों, क्या ख्याल है तेरा? कैसा व्यक्ति लगता है तुझे? तू बड़ी डींग हाँका करती है ना कि तू किसी के चेहरे को देखते ही उसके चरित्र की नाड़ी थाम लेती है। मैं ऐसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देती, मैंने कहा। मतलब? आंखों में चरित्र की दृढ़ता अवश्य है, पर होठों ने सब गुड़गोबर कर दिया। क्यों? देखा नहीं, हर वक्त जैसे कांपते रहते हैं। आंखों की दृढ़ता यहीं पर आकर बिखर जाएगी, कभी कोई निश्चय नहीं ले पाएगा। अस्थिर, दुर्बल स्वभाव और किसी सामान्य सी पीड़ा या आघात को पाते ही दुम दबाकर भाग लेगा। बुलशिट, उसने कहा। तू इस बार फेल हो गई। मुझे तो लगता है यह व्यक्ति चीन की दीवार है। तब क्या पता था कि एक दिन उसका लौह व्यक्तित्व उसी चीन की दीवार से टकराकर चूर चूर हो जाएगा। पर मैं सोचती हूँ मैंने उस चेहरे की दुरूह लिपि को ठीक ही पढ़ा था। ना वह कभी किसी से अधिक बोलता, ना कभी किसी गोष्ठी या नाटकों में दिखता। फिर भी वह कला भवन का शायद सर्वाधिक लोकप्रिय छात्र था। उसके चित्र कला वीथिका में चर्चित हुए थे। यह एक सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि तब का कला भवन वह कला भवन था जहां अवनींद्र नाथ, नंदलाल बोस, राम किंकर बैज, विनोद मुखर्जी और विनायक मासूजी जैसे कला गुरुओं की संथानी पारखी दृष्टि का घेरा नित्य छात्र छात्राओं को परखता रहता था। भास्करन को आश्रम में आने से पहले ही बहुत ख्याति मिल चुकी थी। सुना गया था कि पोर्ट्रेट अंकन में अपनी उसी ख्याति से ऊबकर वह इतनी दूर चला आया था। ईश्वर ने जो चित्र एक बार बना लिया है, उसे अविकल रूप से दोहराकर यदि मुझे ख्याति मिली तो भी क्या वह ख्याति कहलाएगी? उसने बहुत बाद में वेड़ी से कहा था। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे हम पिकासो का प्रिंट हूबहू उतार कर कमरे में टांग दें और कहें, वाह क्या कॉपी है। उसे भय तब हुआ जब दक्षिण की बड़ी बड़ी रियासतों से उसको रानियों के, राजाओं के पोर्ट्रेट बनाने का बुलवा आने लगा। लोग कहने लगे थे, रवि वर्मा ने दोबारा जन्म लिया है। इस प्रतिभा के अतिरिक्त विधाता ने उसे एक और यंत्र थमाया था, वंशी। एक प्रतिमा से आंखों को मोहता, दूसरी से कानों को। ऐसी मादक वंशी बजाता कि आधी रात को भी कई लड़कियां छत पर सुनने भाग जाती। कभी स्वर लहरी आती सुदूर कोपाई नदी से, कभी भुवन डांगा के ग्राम में से। क्या सारी रात घूम घूम कर वंशी ही बजाता है या कन्हैया? एक दिन वेड़ी ने झल्ला कर कहा, देखना कल ही ठिकाने लगाती हूँ इसे। आश्चर्य था कि उसने उस वंशी वादन की किसी से विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। जब कभी गुड़ीजन कहते, वाह वाह, विलास खानी की ऐसी खरी प्रस्तुति तो पहले कभी नहीं सुनी, तो वह अपने भोले देवदूत से चेहरे को अज्ञान के निर्दोष स्मित से उद्भासित कर पूछता, ओह, इसे विलास खानी कहते हैं क्या? मैं तो ऐसे ही बजा रहा था। उससे जलने वाले कहते, बन रहा है साला। उसके प्रशंसक कहते, यही तो है देवदत्त प्रतिभा। कलाकार बनाया नहीं जाता, बन कर आता है। बड़ी चेष्टा, अनुनय विनय के बाद एक बार एक संगीत गोष्ठी में भास्करन को वंशी बजाने के लिए राजी किया गया। जब घंटे भर के वंशी वादन के पश्चात वह वंशी लेकर उठा
तो वंशी ही नहीं, कृष्णवेणी का धड़कता हृदय भी उसकी मुट्ठी में था। इसके बाद न जाने कितनी बार कृष्णवेणी उससे एक न एक बहाना बनाकर मिलने गई, पर उसने हर बार उसे नाक पर आकर बैठ रही जिद्दी मक्खी सा ही उड़ाकर भगा दिया। पर कृष्णवेणी भी कृष्णवेणी ही थी। एक दिन सबके सामने निर्भीक खड़ी उसके सामने तनकर खड़ी हो गई। क्यों भास्करन, मेरा पोर्ट्रेट बना सकते हो? आज तक मेरा पोर्ट्रेट कोई बना नहीं पाया। कहा जाता है मेरी यह तीखी नाक किसी भी कलाकार की तूलिका की पकड़ में नहीं आ सकती। केवल कैमरे का लेंस ही इसे अब तक बंदी बना सका है। भास्करन का चेहरा लाल पड़ गया। वह उस बेहया लड़की को जानता था। उसके गुरुजनों के सम्मुख ही वह उसके गले में बाहें डाल उसका चुंबन लेने की धृष्टता करने में भी समर्थ थी। फिर उसके गुरु स्वयं वहीं पर खड़े थे। उन्होंने हंसकर स्थिति संभाल ली थी। हंसकर बोले, हाँ हाँ भास्करन, बना डालो इसका पोर्ट्रेट। इतनी नुकीली नाक को हार बना लो अपनी तूलिका से। बड़े स्नेह से उन्होंने वेणी की पीठ थपथपा दी। और सचमुच दक्षिण की उस गर्वीली नाक को दक्षिण की ही तूलिका ने हरा दिया। पोर्ट्रेट बना ही नहीं, आश्रम के शोकेस में दिनों तक लगा रहा। पोर्ट्रेट क्या था, लगता था स्वयं वेणी ही मुस्कुराती अपनी लंबी ग्रीवा को मराली सा मोड़ शोकेस में बैठ गई है। न जाने रंगों का कैसा अद्भुत जाल बिछाया था भास्करन ने कि सुबह देखते तो स्मित व्यंग्यात्मक लगता, संध्या को मधुर। वही चेहरा, वही मुद्रा। वर्षों बाद एक बार शोभा सिंह के विदा होती दुल्हन के चित्र में देखा तो स्तब्ध रह गई। तो क्या उन्होंने भी कभी कृष्णवेणी को देखा था? वह मौलिक ठप्पा तो उर्वर कल्पना भी नहीं दोहरा सकती। वेणी, मैंने उससे कहा था, कैसी मुस्कान है यह तेरी। यदि भास्करन इसे विदेश भेजे तो यह मोनालिसा स्मिथ को भी म्लान कर देगी। यही तो खासियत है मोनालिसा के चित्रकार ने। सुना है उस चित्र को पूरा करने में 4 वर्ष लगाए थे। मेरे चित्रकार ने 4 ही दिन में इसे पूरा कर दिया। और मेरी मुस्कान का रहस्य जानना चाहती है? जानती है, कहा जाता है जब मोनालिसा का चित्र बनाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर वह रहस्यमयी मुस्कान क्यों थी? कोई कहते हैं वह अपनी पुत्री की मृत्यु से दग्ध थी। कोई कहते हैं उसने दांत तोड़वाया था, उसी की वेदना उस मुस्कुराहट में उभरी थी। शायद यही सच था, क्योंकि उस दिन मेरे दांत में भी दर्द था। वह फिर जोर से हंसी थी, किंतु इस दांत के दर्द ने ही उसे भास्करन के निकट ला दिया। धीरे धीरे उनके विषय में खुसुर-फुसुर भी होने लगी। तो मैंने एक दिन उसे सावधान किया। वह भड़क उठी। लोगों के सिर में क्यों दर्द होने लगा? क्या किसी पुरुष और नारी के बीच मैत्री नहीं हो सकती? नहीं, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। तू चुप कर, और जहां तक औरों का सवाल है, दे कैन गो टू हेल। वह भुनभुनाती तौलिया उठाकर नहाने चल दी। 1 वर्ष ऐसे ही बीत गया। कृष्णवेणी ने अपने वीतरागी प्रेमी को उपहारों से लाद दिया, फिर भी उसका हुलिया नहीं बदल सकी। उसकी अब भी वही वेशभूषा थी, वही बेढंगा लटका उधड़ी सीवन का कुर्ता, जीर्ण पजामा, फटी चप्पल, कंधे पर रंगीन झोला। वेणी, पागल तो बना दिया बेचारे को। कम से कम कुर्ता तो सिल डाल उसका। थोड़े दिनों में उसकी नंगी पीठ बाहर निकल आएगी। एक दिन मैंने उसे छेड़ दिया। वह अपनी प्रिय मुद्रा में पेट के नीचे तकिया दाबे दोनों उठे पैरों का मंजीरा सा बजाती मोटी सी पुस्तक पढ़ रही थी। देख रही इडियट, सिलना तो दूर, हमने कभी सुई में डोरा भी नहीं डाला। ठीक ही कह रही थी शायद। गृहस्थी के कामों में ऐसी फूहड़ लड़की मैंने कोई नहीं देखी थी। उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसके पास कितनी साड़ियां हैं और कितने पेटीकोट। हृदय ऐसा उदार था कि किसी की कृपणता उसे बौखला देती। हॉस्टल में अनेक छात्राएं ऐसी थीं जो अपने साथ अचार की बोतलें,
घी की शीशियां लेकर आती और एक एक चम्मच अपनी थाली में परोस फिर ताले में बंद कर देती। जी में आता है एक दिन इन सब के ताले तोड़ इनकी शीशियां चूर चूर कर दूं। शर्म नहीं आती उन्हें? टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन भी ताले में बंद रखती हैं। यही घी अचार खाना था तो घर ही पर क्यों नहीं बैठी रही? तेरा मन कर रहा है क्या अचार खाने को? कल हम भी एक शीशी खरीद लाएंगे, मैंने हंसकर कहा तो वह भुनभुना उठी। शट अप विल यू? मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, पर देख लेना एक दिन यही लड़कियां शादी के दूसरे ही साल से बुढ़ाने लगेंगी। इनका यौवन भी इन्हीं घी की बोतलों में बंद हो जाएगा। ब्लाउज दनादन छोटे पड़ने लगेंगे, बाहों का मांस झूलने लगेगा और अपना आगा पीछा संभाल नहीं पाएंगी। धीरे धीरे बोल, मैंने कहा। घृत प्रेमी लड़कियों का वही दल हमारा सबसे बड़ा आलोचक था। क्यों धीरे बोलूं? सुनने दे उन्हें जरा। इनकी कुंठा ही इन्हें जासूस बनाती है। कौन लड़की किस लड़के से बोल रही है? क्या कह रहे हैं दोनों? झाड़ियों में छिप छिप कर देखेंगी। यही सीता लक्ष्मी का नकली मुखौटा इन लोगों की नजरों में चढ़ाता है, किंतु इनके खोखलेपन को मैं पहचानती हूँ। ये वही है जो कभी अपने गृहस्थी बनने पर परिवार में विद्वेष की आग भड़काएंगी। इनका यही अकेले घी अचार का स्वार्थ इनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ और वृहद रूप लेकर इन्हें तानाशाह बना देगा। वेणी, एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम सचमुच भास्करन से विवाह करोगी? उस दिन कमरे में बेहद उमस थी। मैं छत पर दरी डालकर सो रही थी। न जाने कब और कहां से वह मुझे ढूंढती आ गई और पट से अपना तकिया पटक मेरे पार्श्व में लेट गई थी। घना अंधकार ना होता तो मैं शायद उस सिंहनी से अपना यह प्रश्न पूछ भी ना पाती। वह चुप रही। मैंने फिर अपना प्रश्न दोहराया, क्यों? बोलती क्यों नहीं? क्या तुम भास्करन से विवाह करोगी? क्यों, तू करेगी क्या? वह हंसी। छी, जो मुंह में आता है बक देती है। पर तेरे डैडी, मैं तो तेरा घर देख चुकी हूं। दोस्तों, इसी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी कृष्णवेणी के अलौकिक व्यक्तित्व से भरपूर इस लघु उपन्यास के अगले भाग के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।